Hello. So, in this video, we will again continue 11th class economics NCERT book Indian Economic Development and इसका जो 7th चैप्टर होगा उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। 7th चैप्टर का टाइटल है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो 6 चैप्टर हमने इस बुक का और प्लस 9th और 10th पूरा हमने कवर कर लिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं इसको, देखते हैं इंट्रो में क्या बोल रहा है ये चैप्टर का कहना है कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव्ड बाय इंडिया हैज़ कम एट अ वेरी हैवी प्राइस इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। इंडिया ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव की है, उसके लिए इंडिया को एक काफ़ी हैवी प्राइस जो है वो पे करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। इन्वायरमेंटल क्वालिटी डिग्रेड हुई है इन ऑर्डर टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय इंडिया। As nation moves deeper into an era of globalization, it must consider the adverse consequences of its past developmental path and concisely shift towards sustainable development। इसके थ्रू ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है कि जो करंट डेवलपमेंट प्रोसेस है और इवन की जो पास्ट इसकी डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज रही है, पास्ट डेवलपमेंटल पाथ रहा है, उसने क्या किया है कि इन्वायरमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो डाला है, इसके नकारात्मक परिणाम हुए हैं, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं। इसको क्या किया जाना चाहिए? इट मस्ट बी कंसीडर्ड बाई दीज नेशन। और जो डेवलपमेंटल पाथ रहा है इसको आप एक बारी रिव्यू करो, देखो, और साथ में जो करंट पाथ है उसको रिव्यू कर लो, और जो इम्पैक्ट पड़ा है इसको देखते हुए आप क्या करो, कंसाइजली शिफ्ट करो किसकी तरफ? टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन सारी प्रैक्टिसेस को अपनाओ जिससे ये जो एडवर्स इम्पैक्ट है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है इन्वायरमेंट के, वो कम हो सके। सो टॉकिंग दिस चैप्टर एक्सप्लोर कि रोल जो है इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या रहा है, इंडिया का जो करंट स्टेट है इन्वायरमेंट को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के वो कैसा है, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको लेकर के हम एक आगे बढ़ें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हम अचीव करें। नाउ सी द डिफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है डिफिनेशन और फंक्शन? सो एक कॉमन जो डिफिनेशन है इन्वायरमेंट का वो ये है कि जो भी इस प्लैनेट पे जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उसके बीच का जो इंटरेक्शन है, वो सारी चीज़ें वो कहलाती है आपका एनवायरनमेंट। जैसे बायोटिक कंपोनेंट पे आपका क्या हो गया, आपके बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, जितने भी लिविंग बिंग हैं बेसिकली वे सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट पे आते हैं। और जितने सारे आपके नॉन लिविंग बिंग हैं जैसे एयर, वाटर, लैंड, रॉक्स, सनलाइट, ये आपके क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट पे आते हैं। तो इन दोनों का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्या? एनवायरनमेंट। लेकिन इस चैप्टर में एक और डेफिनेशन को अडॉप्ट किया गया है क्योंकि हम इसमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात करने वाले हैं, तो एक उस वे में जो है वो जो डेफिनेशन है वो दिया गया है। ये चैप्टर डिफाइन करता है एनवायरनमेंट को एज अ टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस। यानी कि जो टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, मतलब कि इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि जो प्रीवियस जनरेशन से हमें जो प्लैनेट पे जो भी रिसोर्सेज मिली है वो क्या है, एनवायरनमेंट है। चाहे वो एयर हो, चाहे लैंड हो, चाहे रॉक्स हो, चाहे वाटर हो, चाहे आपका जो लिविंग बींग्स है, इवन फ्लोरा एंड फाउना है, वो सारी चीज़ें हो। तो ये जो है इसको इस चैप्टर ने एनवायरनमेंट कहा है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है जो हमें मिली है, क्या हम प्रॉपर इसको पास ऑन कर पाते हैं खुद यूज करके सस्टेनेबली, और साथ में इसको पास ऑन जो नेक्स्ट जनरेशन हमारा आएगा उसको पास ऑन हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इस सारी चीज़ पे जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर एनवायरनमेंट को इस तरह से डिफाइन करता है। दिक्कत हो तो कॉमन जो डेफिनेशन है आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फंक्शन देखते हैं एनवायरनमेंट का क्या फंक्शन है। सबसे पहला है कि ये हमें रिसोर्सेज को सप्लाई करता है। दिस एनवायरनमेंट सप्लायर्स रिसोर्सेज, सो इट प्रोवाइड्स बेसिकली बोथ काइंड ऑफ रिसोर्स। दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं आपके और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है कि वैसे सारी चीज़ जिसको हम वापस से रीजनरेट कर सके, रिचार्ज कर सके। जैसे आपका वाटर हो गया, वो आपका रिन्यूएबल है। एक बार आप वाटर यूज करोगे, ग्राउंड वाटर मतलब कि वो ग्राउंड में जाएगा, फिर ग्राउंड वाटर बन के वापस आ जाएगा, फिर वो आपका हो सकता है कि एवापोरेशन होकर के ऊपर चला जाए, क्लाउड बन करके वापस रेनफॉल के थ्रू आ जाए। तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ट्रीज है आपका, वापस से आप इसको रीजनरेट कर सकते हो। फिश है,
नॉन रिन्यूएबल क्या होता है आपका, जो फॉसिल फ्यूल है जिसको आप वापस से आप नहीं ला सकते, इसको बनने में ही आपके लाख 2 साल मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लग जाएंगे, तो कहाँ से करोगे आप। तो सो बोथ काइंड ऑफ रिसोर्सेज वेदर इट्स रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सप्लाइड बाई कौन, इन्वायरमेंट। दूसरा है कि इट असिमिलेट्स वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो, बाकी सारे वेस्ट हो, उसको इन्वायरमेंट क्या करता है, थ्रू डिग्रेडेशन क्या करता है, ये उसको ख़त्म करता है, उसको पचा देता है। ठीक है, जैसे वेस्ट आप देख रहे हो ना, पॉल्यूशन के थ्रू जो वेस्ट हो रहा है, बाकी आप जो फीकल वेस्ट हो गया, जितने सारे वेस्ट हैं सिंपल, उसको ये सड़ा गला करके इन्वायरमेंट जो है, इसका एक प्रोसेस है, अपना जो भी माइक्रोनिज्म का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू ये वेस्ट को डीकम्पोज और डिग्रेड करता है। इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ये इट सस्टेन लाइफ, इन्वायरमेंट जो है वो लाइफ को सस्टेन करने में जो है वो हेल्प करता है। सो इट प्रोवाइड नेसेसरी जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, जो भी फ्लोरा फाउना आप देखते हो, एनिमल्स, प्लांट्स, जितनी भी वैरायटी हैं इसके, ठीक है, ये जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो कौन प्रोवाइड करता है हमें, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। आपका मूड खराब होता है तो लगता है पहाड़ों में चले जाओ, जब आप पहाड़ों में जाते हो तो आप जो ब्यूटीफुल सीन्स देखते हो इन्वायरमेंट का, वो किसके द्वारा दिया गया, इन्वायरमेंट के द्वारा दिया गया है। सो इट ऑफर्स सीनरी एंड एन्जॉयमेंट ऑफ नेचर। नेचर से ब्यूटीफुल क्या है, समझ रहे हो। तो ये आपका एक तरह से रिक्रिएशनल सर्विसेज भी आपको फ्री में, जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं स्टेबिलिटी को लेकर के, उसको आप समझ लो। पहला कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का बेसिक मतलब है कि इन्वायरमेंट की अपनी एक कैपेसिटी है, सबकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, आपकी एक अपनी कैपेसिटी है। आप पे एक समय, मतलब कि एक लेवल से ज़्यादा जो है वो दबाव दिया जाए तो आप क्या करोगे, ब्रेक कर जाओगे, ठीक है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, कहीं भी हो। इन्वायरमेंट की क्या है कि अपनी एक कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को मतलब कि ये इतना तक झेल सकता है। अगर आप ये जो पॉल्यूशन फैला रहे हो, तो इन्वायरमेंट जो मतलब ये जो रिसोर्सेस है उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो आप यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका जो रेट होना चाहिए उसकी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे होना चाहिए। यानी कि एक रेट है जिसके बाद इन्वायरमेंट आपको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैरिंग कैपेसिटी। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि द एनवायरनमेंट फंक्शन इफेक्टिवली as long as the resource extraction is below the rate of regeneration and the waste generated is within the assimilating capacity। यानी कि जो आप रिसोर्स यूज कर रहे हो, इसका जो एक्सप्लॉयटेशन आप कर रहे हो, ये जो रीजनरेशन हो रहा है उस रेट से कम होना चाहिए। यानी कि रेट ऑफ जो यूज है, जैसे सपोज करो कि आपके घर पे डेली आ रहा है पानी 100 लीटर, अगर आप डेली 90 लीटर 99 लीटर इवन की आप यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना आपके पास आ रहा है उससे कम ही आप यूज कर रहे हो। लेकिन क्या है कि आप यूज करने लगो 100 लीटर, सपोज आपके पास ये 110 लीटर, सपोज हो सकता है कि आपके पास पानी ज़्यादा हो, मतलब हो सकता है आपके पास स्टोर्ड हो पानी थाउजेंड्स ऑफ लीटर, और आपको 10 डेज चलाने हैं, 100 लीटर आपको डेली का मतलब कि यूज करना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन आप ज़्यादा यूज करने लगे, तो ये जो होगा कि ये आपका 10 डेज तक नहीं चल पाएगा ना। कहने का मतलब कि लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये एक मतलब एग्जाम्पल मैंने पुट करने की कोशिश की है, मे बी ये प्रॉपर फिट ना होता हो, बट इसमें सिंपल आपको ये समझ लेना है कि इन्वायरमेंट क्या करता है, जैसे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो वो क्या करता है कि आपका वापस से रीजनरेट करता है। जैसे आप कहीं से फिशिंग कर रहे हो तो वापस से उसमें फिश जो है वो ब्रीडिंग होगा फिश के बीच में, फिर वो फिश नई फिश आएगी, तो अब क्या है कि आपने सब सारे फिश निकाल ली, इवन कि जो ब्रीड करने वाले फिश थे उसको भी, तो ब्रीडिंग कहाँ से होगी, वो फिर वापस से रीजनरेट नहीं हो पाएगी ना। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि रेट ऑफ जो रीजनरेशन है ना उससे कम यूज करो रिसोर्सेस, और जो इसकी एसिमिलेटिंग कैपेसिटी है, जो वेस्ट को डीकम्पोज करने की कैपेसिटी है, उससे कम आप वेस्ट जनरेट करो। अगर आपने इससे ज़्यादा वेस्ट जनरेट किया, एक लेवल आएगा जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ रीजनरेशन और रेट ऑफ आपका रिसोर्स यूज, उसी रेट को बोलते हैं, जब दोनों बराबर हो जाती है उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर गए तो एनवायरनमेंट क्या है, बोलेगा कि भाई अपनी चीज़ें आप संभालो, हमसे नहीं हो पा रहा, और उसके बाद आपको नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस है आपको भुगतने पड़ेंगे। एक होता है आपका ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी। ये क्या होता है, दिस रेफर्स टू एनवायरमेंट एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिग्रेडेशन विदाउट फॉलिंग। यही जो है एसिमिलेटिंग कैपेसिटी है, उसी तरीके का है ये, कि जितना आप एनवायरमेंट को
ये कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, ये भी झेल रहा है आपको इन्वायरमेंट, ये भी ये वो देखता जा रहा है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत तो हम झेल लेंगे, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा, मान लो कि एक लेवल से ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा डिग्रेड किया तो इन्वायरमेंट जो है वो फॉल कर जाएगा। तो जब तक जो है इन्वायरमेंट बिना फॉल किए हुए इस डिग्रेडेशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इट विल अल्टीमेटली लीड टू, अगर आपने इसको क्रॉस किया जो कि ह्यूमन क्रॉस कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू एनवायरमेंट क्राइसिस, हो भी रहा है ये चीज़। सो व्हेन डिमांड ऑन द एनवायरमेंट एक्सीड्स इट्स कैरिंग कैपेसिटी, इट लीड टू रिसोर्स एग्जॉस्टन एंड वेस्ट एक्युमुलेशन बियॉन्ड द एनवायरमेंट एबिलिटी टू कोप। अगर आप इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा और जो एग्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे कि इसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। दिस हैज़ लेड टू हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सच एज राइजिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर एंड एयर। आपकी इसको जो हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में आपको इसको पे करना ही पड़ेगा। सपोज क्या है ना कि आपने हो सकता है डेवलपमेंट के थ्रू आपने अपने इनकम अपनी इंक्रीज कर ली हो, फैसिलिटी इंक्रीज कर ली हो, बट क्या है कि जैसे ही आपका इन्वायरमेंट खराब होगा, सपोज करो कि वाटर पोल्यूट हो गया, एयर पोल्यूट हो गया, अभी दिल्ली में हो रहा है ना, आप बहुत हो सकता है रिच सिटी हो वो, लेकिन क्या है कि अब आपको तो एयर ही सही से नहीं मिल पा रही, जो एयर मिल रही है बिल्कुल पॉल्यूटेड है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो हेल्थ है वो डिग्रेड होगा, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा। तो आपने जो अचीव किया है डेवलपमेंट के थ्रू, जो इनकम्स जो इंक्रीज किया है, वो अल्टीमेटली कहाँ इंक्रीज मतलब खर्च हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी वो आपको नहीं मिली। जैसे एक लड़का पढ़ सकता था, वो चूंकि उसको काम करना पड़ा, तो वो काम करने के चक्कर में पढ़ नहीं पाया, तो अगर वो पढ़ लेता तो जो उसको बेनिफिट होता वो कितना होता। तो ये जो कॉस्ट वो पे किया इस बेनिफिट का कि वो ना पढ़ करके वो काम करने लगा, तो इसने एक वेरी हैवी कॉस्ट जो है वो पे की है। ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज़ें करते जाते हो, इन्वायरमेंट को अब्यूज करते हो, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बहुत हाई पे करनी पड़ेगी थ्रू आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके फॉर्म्स में। ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं। देखो अब क्या होगा इससे, जो आप इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा बेसिकली, तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन आपका जो डिप्लीशन होगा वो अगली स्लाइड में हम लोग देख लेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? दिस इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे CO2 हो गया, आपका मीथेन हो गया, एंड इट रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है किसका, अर्थ का, वो इंक्रीज होता है। आज अगर आपका 1 डिग्री है तो कल ये 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, इस तरह से। यानी कि जनरल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये नॉर्मल होता रहा है, होता है, थोड़ा बहुत हो तो चलता है, लेकिन ये एक रेट से जब ज़्यादा होने लगे तो क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी हो रहा है ये। और ये जो प्राइमरी जो इसका काउज है होने का, वो है आपका ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि जो आपका हीट है उसको ट्रैप करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे पृथ्वी जो है वो गर्म रह पाती है। ये ग्रीन हाउस गैस जब ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसे CO2 है, मीथेन से और बहुत सारी गैसें हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसों का जब अमाउंट बढ़ेगा, CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, मीथेन का अमाउंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा जो हीट है वो ट्रैप करेगी एनवायरमेंट में। ज़्यादा जब हीट ट्रैप करेगी तो ओवरऑल टेम्परेचर जो अर्थ का क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। और ये जो आपका ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है कहाँ से रिलीज होती है, जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें, तब वो होती है। वुड को जलाते हो तब होती है। डिफॉरेस्टेशन जब आप करते हो, क्यों? क्योंकि जो आपका फॉरेस्ट है वो ऑब्जर्व करती है आपके CO2 को, ग्रीन हाउस गैसेस को। तो जब आप फॉरेस्ट को कट कर दोगे तो ये जो ऑब्जर्वेशन था वो रिलीज होगा, ऑब्वियसली कि इसमें इन्वायरमेंट में रह जाएगा, तो और लीड करेगा आपका ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। डेटा है कि सिंस 1750 atmospheric concentration of CO2 and methane have risen by 31% and ये 149% रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो CO2 का कंसनट्रेशन है वो 1750 के बाद 31% तक इंक्रीज हुआ, और मीथेन जो है आपका लगभग 150% यानी कि 149% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आपका। दिस रिजल्ट
इन मेल्टिंग पोलर आइस। इससे क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा? तो जो पोलार एरियाज में जो आइस है वो क्या करेगा? मेल्ट करेगा। जब पोलार एरियाज में आइस मेल्ट करेंगे तो ओवरऑल जो पानी जो मेल्ट होकर के आएगा किस में आएगा? सी में वापस आएगा, और इससे जो है वो सी लेवल राइज करेगा। जब सी लेवल राइज करेगा तो वो जो आइलैंड कंट्री है जो सी में ही है, थोड़ा बहुत वाटर लेवल का डिफरेंस है, वो क्या होंगे? सबमर्ज करना शुरू हो जाएंगे, डूब जाएंगे, जो कि अभी हो भी रहा है। एंड मोर फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म यू विल सी। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो टाइफून ये सारा जो आता है आपका, चक्रवात वगैरह जो आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, देखो कि ये होने लगा इंडिया में आपके साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन का बेसिकल मतलब ट्रॉपिकल स्टॉर्म वो है जो ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, जो आपके 23.5 डिग्रीज के बीच में जो आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो एरियाज हैं उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। और वहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, उसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं। ज्योग्राफी में इसको डिटेल में कवर करेंगे। सिंपल चीज़ है कि ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इसको कब करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग और CO2 ये जो खास करके ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन था उसको कंट्रोल करने के लिए 1997 में आपका क्योटो जापान में एक सिटी है, वहाँ पे एक वो हुआ, लोगों की मीटिंग हुई, जो कंट्रीज थी वो बैठे जा करके, और उन्होंने एक प्रोटोकॉल जो है पास किया जिसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें क्या था कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना टू फाइट दिस मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन थी, किसके थ्रू? बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यहाँ पे इसकी बात की गई। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, ये ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल की बात आगे करते हैं हम लोग। दूसरा दिक्कत क्या हुई कि ओजोन जो है वो डिप्लीट हुआ। ओजोन में डिप्लीशन होगा जब भी इन्वायरमेंट को आप अब्यूज करेंगे। सो ओजोन डिप्लीशन का सिंपल सा मतलब है कि द रिडक्शन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर काउज्ड बाय CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम एंड एरोसोल प्रोपेलेंट। बेसिकली ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है, आपका ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये ध्यान रखिएगा आप। बहुत सारी लेयर्स होती है ना, आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, आयनोस्फेयर वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब मेजोस्फेयर ये सब आता है। तो ओजोन कहाँ पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है ये अगर डिप्लीट करनी शुरू हो जाए, जो हमें बचाती है आपका यूवी रेज वगैरह से, तो इसको हम लोग ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। ये इस डिप्लीशन का मेन काउज है आपका CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, वो ये मेन काउज है। और ये यूज होता है आपका कूलेंट सिस्टम में, जितने सारे होते हैं आपके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपका जो ACs है उसमें ये होता है, और जो एरोसोल प्रोपेलेंट्स है वहाँ भी इसका यूज होता है। तो ये मेन जो है वो आपका काउज है ये सब। ये जो ओजोन लेयर है इट अलाउज ये जो ओजोन डिप्लेशन है, अगर ये हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूवी रेडिएशन है वो कहाँ आएगी? वो अर्थ तक आएगी। आपको स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इवन कि आपका जो एनिमल है वो आपके हार्म होंगे। इक्वेटिक एनिमल खास करके जो मछलियाँ हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इक्वेटिक एनिमल है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो एक टेम्परेचर के बाद वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उसके कारण से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, वो उनकी स्पीसीज जो है वो आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो स्किन कैंसर ये लीड करेगा, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा होगी तो वो डेथ वेथ भी शुरू हो जाएगा। इसको कब करने के लिए जो CFC का जो एमिशन था उसको घटाने के लिए मॉन्ट्रियल जो कनाडा में एक जगह है, वहाँ पे 1987 के आसपास में, आप देख लीजिएगा एग्जैक्टेड 1980 में हुआ था, 85-87 ऐसे कुछ होगा। तो वहाँ पे एक जो है वो आपका मीटिंग बुलाया गया, जो अक्रॉस मतलब कि जो नेशंस थे वहाँ पे आकर के बैठे, और इन्होंने यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल जो कहा जाता है, इसको जो पास किया उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग बोलते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया इस प्रोटोकॉल को, और यहाँ पे बैन किया गया जो ये आपके सारे CFCs थे, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग जो केमिकल थे उसको जो यहाँ पे है बैन करने की बात की गई। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन को लेकर के, CFC को लेकर के, और जो क्योटो प्रोटोकॉल आपका हुआ वो क्या था? ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड था। पूछा जाता है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा। अब इंडिया में जो इन्वायरमेंट का जो सिनेरियो है वो हम लोग इसको समझते हैं। सो इंडिया पोजेसेस abundant natural resources including rich soil, hundreds of river and massive mineral deposit जैसे कि आयरन ओर, कोल, आपका नेचुरल गैस,
ठीक है, ये सारे मतलब कि इंडिया एक बहुत नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री है, बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, रिच सॉइल तो है, उसके अलावा आपका कई सारी रिवर्स है, पेरेनियल वर्सेस सीजनल, बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारे आपकी जो मिनरल्स है उसके डिपॉजिट्स है, आयरन ओर है, कोल है, नेचुरल गैस है। लेकिन हाउएवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैव प्लेस्ड इमेंस प्रेशर ऑन दीज फाइनाइट रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज है वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है, आप कितना भी कोल निकालते जाओ, आप कितना भी नेचुरल गैस जो है वो आप डिग करते जाओ या फिर आयरन ओर निकालते जाओ, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये इनफाइनाइट नहीं, ये फाइनाइट है। तो क्या है कि डेवलपमेंटल जो ट्रैजेक्टरी रही है इंडिया की, इसने काफ़ी जो है इमेंस प्रेशर जो है वो डाला है किस पे, इन ये जो फाइनाइट जो रिसोर्स है, मतलब कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उस पर, जिसके कारण से कुछ जो इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है वो अराइज हुए हैं। तो क्या क्या कंसर्न जो है इन्वायरमेंट को लेकर के, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है लैंड डिग्रेडेशन। कैसे होता है, मतलब जब लैंड जो है वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड करने लगती है, जब सॉइल जो है वो उसमें इरोजन होने लगता है, बाकी सारी जो चीज़ें होने लगती है, तो उस पूरे प्रोसेस को जो है वो लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। कैसे होता है ये? थ्रू, पहला तो रीज़न है इसका डिफॉरेस्टेशन। जब आप क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ के लिए, फ्यूल मतलब कि लकड़ी को जलाने के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए हो, तो क्या होता है कि वो जो वहाँ की जो सॉइल थी वो लूज हो जाती है। वो जो फॉरेस्ट था अल्टीमेटली वो प्रोटेक्ट कर रहा था किसको, वहाँ की सॉइल को। जैसे ही लूजन अप होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका लैंडस्लाइड वगैरह चीज़ें या फिर सॉइल इरोजन की एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली लैंड डिग्रेड होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, जब फॉरेस्ट को कट करके हम क्या करते हैं कि जला करके वहाँ पे कुछ समय के लिए कल्टीवेशन करते हैं, तो वो लैंड जो है एक्सपोज हो जाती है, तो ये भी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। फॉरेस्ट फायर के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है आपका। उसके बाद जो हम जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज कर रहे हैं, और आपका जो काफ़ी अमाउंट ऑफ जो ये आपका इरिगेशन में जो वाटर यूज कर रहे हैं, उसके कारण से सैलिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। तो अल्टीमेटली दीज फैक्टर आर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। आप जब फॉरेस्ट ही कट आउट कर दोगे तो उसमें जो रहने वाले जो आपके फ्लोरा एंड फाउना है खास करके, वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में जो जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी बढ़ रही है, पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। जैसे इंडिया में सिर्फ 2% लैंड है हमारे पास वर्ल्ड का, लेकिन 17% पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहती है। तो इतने कम सारे लैंड पे इतना सारा पॉपुलेशन, ये वर्ल्ड में हो रहा है, बहुत सारा पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है आपका जो दुनिया का। उसके कारण से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब चूंकि हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए इंसान को, तो कहाँ रहेंगे, ज़मीन पे ही रहेंगे। अब ज़मीन लिमिटेड है, आप जिस पे रह रहे थे उस पे आप फिट नहीं हो पाएंगे। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, आप जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट करेंगे, वहाँ पे हैबिटेशन जो है आप बसाएंगे। ठीक है, बाकी डिफॉरेस्टेशन वगैरह समझ लिया हमने। इसके कारण से ये जो वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो फ्लोरा एंड फाउना है, वो अल्टीमेटली लुप्त हो जाएंगे। एयर पोल्यूशन जो अगला कंसर्न है वो है, ये अल्टीमेटली किससे होता है, जो व्हीकल पोल्यूशन है, खास करके आपका गाड़ियाँ वगैरह है, इससे होता है अर्बन एरियाज़ में। और भी बहुत सारे फैक्टर है, जो आपका धूल वगैरह उड़ता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। जो पीएम पार्टिकल्स की बात की जाती है, पोल्यूटेड मैटर्स की, ठीक है, वो अल्टीमेट जो डेंजरस चीज़ है वो है। ठीक है, धुआं वगैरह तो थोड़ा बहुत आप झेल लोगे, लेकिन वो आपके जाकर के ये फेफड़े वगैरह में चिपक जाएगा तो प्रॉब्लम होता है इससे। तो अर्बन एरियाज में खास करके इसमें कहने का चैप्टर का जो पॉइंट है कि जब व्हीकल्स का नंबर्स बढ़ता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, तो वहाँ पे व्हीकल जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक डेटा दिया गया है कि कैसे इंक्रीज हुआ है, वो बता रहा है कि 1951 में सिर्फ 3 लाख व्हीकल्स हुआ करते थे इंडिया में, ओनली 3 लाख। आज कितना, 2022 में कितना हो गया, 35 करोड़। दिस इज ह्यूज नंबर, ह्यूज इंक्रीज। समझ रहे हो, कहा 3 लाख, ओनली 3 लाख, और कहा 35 करोड़। तो जब इस अमाउंट पे इंक्रीज हुई है गाड़ियाँ, तो ऑब्वियस सी बात है उससे निकलने वाला धुआं भी इंक्रीज हुआ होगा, तो पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ होगा, तो ये एयर को अल्टीमेटली पोल्यूट कर रहा है। फिर है कि मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब कि फ्रेश वाटर बेसिकली, इसमें जो पॉल्यूशन आ रहा है वो अगला प्राइम कंसर्न है। इंडिया डेटा कहती है कि इंडिया का जो 70% जो आपका जो फ्रेश वाटर है, जो पीने वाला पानी है, वो क्या है कि पॉल्यूटेड है, पॉल्यूट हो चुका है, जो इवन की इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर एंड जो ओपन सोर्स है, तालाब वगैरह है, वो सारी चीज़ें। सो दीज आर द प्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। इसको रोकने के लिए कुछ जो पब्लिक है उन्होंने भी कुछ चीज़ें की है, गवर्नमेंट ने भी की है। पब्लिक ने देखो क्या किया है, यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है 2 मूवमेंट का, चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट। दोनों का नाम डिफरेंट है लेकिन काम जो है वो सेम है। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि व्हाट इज इन
नेम, नाम में क्या रखा है, ठीक है, काम तो वही है ना। सो चिपको जो मूवमेंट था वो उत्तराखंड में शुरू हुआ था आपका, और मतलब हिमालयन स्टेट है बेसिकली ये। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे लोग क्या करते थे कि ट्री में लिपट जाते थे, उसको हक कर लेते थे, और जो इसको काटने वाले आते थे उनको काटने बेसिकली नहीं देते थे उनको, मतलब एक तरह का प्रोटेस्ट करने का तरीका था कि हमने ट्री को हक कर, मतलब कि ट्री को हक करके मतलब उसको बचाने का एक तरीका था बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए इसको मतलब ट्री में चिपक जाना, हक करेंगे तो आप चिपक जाएंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, चिपको मूवमेंट बोला गया। सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह ये सब बहुत सारे की जो लीडर्स थे इसको लीड कर रहे थे। कर्नाटका में इसी सिमिलर पैटर्न पे हुआ आपका एपिको मूवमेंट। एपिको का भी मतलब है टू हग, जैसे चिपको का मतलब है चिपक जाना, हग करना, उसी तरीके से कन्नड़ा में होगा एपिको का मतलब जो है वो टू हग, ये है मतलब कि लिपट जाना उससे, ये होता है। ये शुरू हुआ आपका 1983 में, व्हेन विलेजर फोर्स वुड कटर्स टू स्टॉप फेलिंग ट्री इनटू द, आपका जो सलकारी फॉरेस्ट है वहाँ पे कर्नाटका में, वहाँ पे विलेजर्स ने क्या किया कि जो वुड कटर्स थे ये चिपक करके उसको फोर्स किया इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, जो ट्री काट रहे थे उसको स्टॉप करने के लिए। सो दीज पीपल डिमांडेड दैट ट्री नियर वाटर जो सोर्सेस है वहाँ पे, और जो स्टीप स्लोप पे है, जो स्लोप जो बहुत तीखी ढाल वाला स्लोप होता है उसको स्टीप स्लोप बोलते हैं, वहाँ पे बी प्रोटेक्टेड, एंड दैट लोकल पीपल शुड बी कंसल्टेड फॉर एनी फॉरेस्ट यूज। यानी कि जो आपका जो तालाब वगैरह के आसपास जो आपका फॉरेस्ट है खास करके, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, ये इनके डिमांड थी जो लोकल पीपल वहाँ पे थे। और जो स्टीप स्लोप है, यहाँ पे जो पेड़ आप काटोगे तो चूंकि ये स्टीप है, जैसे ही पानी वगैरह आएगा सीधे उसको क्या करेगा, मिट्टी को बहा करके ले जाएगा, यहाँ पे भूस्खलन बहुत ज़्यादा होगा, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको छोड़, इसको जो है, इसको और खास करके वाटर बॉडीज के आसपास जो ट्री थे उसको इन्होंने स्पेशली उस पर फोकस किया कि इसको तो बचाया ही जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई फॉरेस्ट यूज किया जाता है तो जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, उसको यूज करने से पहले कंसल्ट जो है वो किया जाना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट चिपको एंड एपिको मूवमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया, स्टेट लेवल पे भी है ये, सेंट्रल लेवल पे भी है। सो सेंट्रल पॉल्यूशन जो बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको सीपीसीबी बोलते हैं, वो सेटअप हुआ आपका 1974 में, टू एड्रेस दो तरीके के पॉल्यूशन, टंग स्लिप होता है वो, दो तरीके का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। सो ये सीपीसीबी सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन को देखता है, नहीं, ये वाटर पॉल्यूशन को भी देखता है। इसकी तो एस्टेब्लिशमेंट ध्यान रखना है आपको, 1974। दिस बॉडी इन्वेस्टिगेट पॉल्यूशन लेवल की, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना है, किस तरह से उसमें वो किए जाने चाहिए, एंड सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर सीवेज एंड एमिशन। जो सीवेज है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए उसको सेट करता है कि इससे ज़्यादा आप फ्लुएंट जो उस पर नहीं बहा सकते। इमिशन स्टैंडर्ड जो है वो सेट करता है, और प्रिपेयर करता है मैनुअल को फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें का ये जो आपका बोर्ड है वो करता है। तो हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की, इन्वायरमेंट की बात की। अब बढ़ते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। पहले समझ लो कि ये क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलप, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दिस इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, जिसमें ये कहा गया है कि आप उस तरीके से डेवलपमेंट करो जिसमें आपका जो जनरेशन है उसकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाए, और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाए, यानी कि उसकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहे। तो अपनी भी ज़रूरतें पूरी करो, साथ में ये ध्यान देते हुए कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बचा रहे इनफ रिसोर्सेज, ताकि वो यूज कर पाए, और वो जो जनरेशन आएगी तो वो इंश्योर करेगी कि उसकी जो आगे वाली जनरेशन होगी उसके लिए रिसोर्स जो है बचा रहे। ऐसे ही वो प्रोसेस चलती जाएगी। तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि यानी अपने लिए भी यूज करना और दूसरों लिए भी छोड़ देना। ठीक है, सस्टेन इस तरह से डेवलपमेंट जो है प्रोसेस करता जाएगा, वरना आप एक ही जनरेशन में सारा खत्म कर दोगे तो अगला जनरेशन तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसमें एक मोरल इशू है। मोरल इशू क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के नीड्स को क्या करना, मीट करना, उसके लिए आपको क्या चाहिए कि बड़े लेवल पे जो है वो रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा बिटवीन द पीपल, एमंग द पीपल। ठीक है, अगर आप इस लेवल पे जब लोगों की नीड्स को पूरी करते हो और इस लेवल पे रिसोर्सेज को आप मोबिलाइज करते हो, तो अल्टीमेटली क्या करेगा कि इट विल डिप्लीट द इन्वायरमेंट। जैसे क्या है ना कि मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, सबको घर चाहिए, अब घर में फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर के लिए वुड तो चाहिए ना, तो वुड को कट करोगे आप,
इवन कि चलो आप वुड का नहीं दोगे, उसको मेटल का दे दोगे फर्नीचर, तो मेटल का दोगे तो फिर उसके लिए मेटल चाहिए, उसके लिए आप माइनिंग करोगे, वो भी प्रॉब्लम करेगा एनवायरनमेंट को। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि एक तरफ हमारे लिए चैलेंज है कि इन सबको कैसे प्रॉपर जो है वो एक लास्टिंग लाइवलीहुड जो है प्रोवाइड की जाए। तो ये जो पुअर पीपल है खास करके उनको, बाकी सब पीपल को, सिर्फ पुअर को नहीं कि सबको, जिसको जरूरत है सबको। लेकिन साथ में ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी लीड करेगा, ये काउज करेगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, अगर जैसे ही आप ये चीज़ें करने जाओगे। तो दोनों चीज़ें, अब ये धर्म संकट है कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो इंश्योर कर पाए। एक तरफ ज़रूरतें हैं लोगों की, पुअर पीपल की, और दूसरी तरफ क्या है, रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिप्लीशन का रिस्क है। तो एक मॉरल इशू है ये। इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात की गई है कि वी हैव मोरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द प्लैनेट इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। मॉरल, ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब ये है, जैसे जेंडर इक्विटी आप देखते हो ना कि मेल एंड फीमेल के बीच जो इनइक्वालिटी है उसको आपको जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। उसी तरीके से जो दो जनरेशन के बीच में इनइक्वालिटी आएगी रिसोर्सेज के लेवल पे, जैसे आपके जनरेशन को तो मिल गया रिसोर्सेज, अब आपने यूज कर दिया सारा, ठीक है, दूसरे जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। सपोज करो कि आपके बाप दादा ने बहुत अच्छी संपत्ति आपको दी, आप सारा बेच करके खा गए इसको, अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ा, तो एक आपके जनरेशन को अच्छा खासा रिसोर्स मिला, दूसरे जनरेशन को कुछ नहीं मिला। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको बोलते हैं, मतलब दो जनरेशन के बीच की इनइक्वालिटी, इसको इंटर जनरेशन इक्विटी, मतलब कि इक्विटी मतलब उसके बीच अगर समानता है तो इक्विटी होगी, समानता नहीं है तो इनइक्वालिटी होगी, खत्म बात है। हरमन डेली एक थिंकर हुए, उन्होंने क्या किया कि कंडीशंस दी सस्टेनेबिलिटी के लिए कि ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करोगे तो आपको इन्वायरमेंट, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगा। क्या क्या है वो चीज़ें? पहला है कि ये जो पॉपुलेशन आप बढ़ा रहे हो इसको पहले लिमिट करो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है। इसको इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी से नीचे रखना है, यानी कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन मत कर दो कि उसको मीट करने में, उसकी डिमांड को मीट करने में इन्वायरमेंट का जो है वो फलूदा निकल जाए, मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए। दूसरा है कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है दिट शुड बी इनपुट इफिशिएंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आप बना रहे हो वो इफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाओ जो कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा लोगों की जो है वो नीड को जो है वो पूरी कर सके। इफिशिएंट का मतलब वही होता है कि कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें जो है आप प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है, आउटपुट दे पाओ। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करो जिससे ये जो इनपुट इफिशिएंट हो, कम इनपुट जो है वो ले वो। तीसरा बोल रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन जो है वो उतना ही करो ताकि वो एक्सीड ना कर पाए आपका रेट ऑफ जनरेशन को। जितना, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि वो रीजनरेट हो सकती है, तो जितना रीजनरेट हो रहा है जो रेट है उससे जो है वो उतना रखो या उससे कम रखो, ठीक है, ताकि जो है वो आपका ये एक तरफ आप एक्सट्रैक्ट भी करते जाओ, एक्सप्लॉइट भी करते जाओ, दूसरी तरफ रीजनरेट भी होता है, एक होता है ना कि इक्विलिब्रियम बना रहे। जैसे आप इसको तोड़ोगे तो दिक्कत होगी। फिर जो ये तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात होगी। नॉन रिन्यूएबल के लिए क्या कहा जा रहा है कि इसका जो रेट ऑफ डिप्लीशन है ये भी एक्सीड नहीं करना चाहिए इसके क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसको तो आप रीजनरेट दोबारा नहीं कर सकते, करोगे भी तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, तो वो हमारे लिए है, तो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल है ये। तो इसका डिप्लीशन जो है ना, इसका सब्स्टिट्यूट आप ढूंढो। जैसे आप क्या है कि कोल का सब्स्टिट्यूट क्या है, मतलब एनर्जी सब्स्टिट्यूट है बेसिकली वो, तो आज इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रही है दुनिया। जैसे पेट्रोल जो गाड़ियाँ थी वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है, सोलार एनर्जी की तरफ जा रही है, तो ये सब्स्टिट्यूट है इसके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के। तो जैसे जब तक आप इसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढ रहे हो और वो ढूंढने के का जो रेट है, वो सब्स्टिट्यूट जो मिला है वो सब्स्टिट्यूट से कम जो है बेसिकली जो जितने लेवल पे वो जनरेट कर पा रहा है उससे कम जो है इसको डिप्लीट करो आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ आपका रिसोर्सेज को। लेकिन ये मुश्किल है, हो तो पाए, आइडियल कंडीशन है ये सब, ठीक है। इनएफिशिएंसी फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। जो पॉल्यूशन आप फैला रहे हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, उसको जो है वो आप दूर करो, उससे जो प्रॉब्लम हो रही है। ये हरमन डेली के जो 5 जो सस्टेनेबिलिटी कंडीशंस थे वो थे। अब है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला ये है कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहला स्ट्रेटजी क्या है कि टू यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि जो आप हाइड्रो पावर ये यूज कर रहे हो जिसके लिए आपको फॉरेस्ट काटना पड़ता है बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट डैम बनाने के लिए, जो थर्मल पावर यूज कर रहे हो जिसके लिए आपको कोल वोल यूज करना पड़ता है, उससे CO2 एमिशन होता है। इसके लिए कारण मतलब जो इसके कारण ये जो अगर थर्मल पावर हाइड्रो पावर जो कन्वेंशनल सोर्स हैं इसको यूज करोगे तो CO2 एमिशन होगा, फॉरेस्ट कटेगा। इसकी जगह आप क्या करो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स लेके आओ एनर्जी का, जो कि है जैसे विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें करो। टरबाइन लगाओ, उसको घुमाओ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, सोलर पैनल लगाओ जम के, ठीक है। LPG
एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज में जो है वो यूज करो। जो वुड है जो आप जला रहे हो आपको खाना बनाने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको फिर कहीं से कहीं पेड़ काटना पड़ता होगा, तो उसके कारण फिर वही है कि आपका डिफॉरेस्टेशन टाइप की चीज़ें होगी। आप काउ डंग यूज करते होगे खाना बनाने के लिए, उसका वो होता है ना उपले बना करके, तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा इंडोर एयर पोल्यूशन होता होगा, धुआं होता होगा, जिसके कारण हेल्थ वेल्थ रिस्क पे आ जाता है। तो इसकी जगह आप क्या करो कि एलपीजी जो है वो यूज करो ताकि धुआं वगैरह कम हो। और आपका जो गोबर गैस है ये प्लांट का मतलब ये गोबर गैस जो है वो यूज करो, जो कि आपका रिड्यूस करेगा अल्टीमेट जो है वो पॉल्यूशन या फिर जो है कि डिफॉरेस्टेशन। गोबर गैस क्या होती है, जो काउ डंग वगैरह बेसिकली होता है, उसको क्या करो उसका गोबर गैस प्लांट बना और उसमें ये सारे जो गोबर से मतलब कि जो काउ डंग है वो आप डाल दो और उसको बंद कर दो। जब इसमें वो होगा कुछ ये जो आपका माइक्रो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और उससे गैस बनती है, इसको आप खाना बनाने के लिए बाकी सारी चीज़ों के लिए जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कह रहा है। तीसरा बोल रहा है कि सीएनजी यूज करो कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। जैसे दिल्ली विल्ली में क्या है कि आपके सीएनजी बसेस चलती हैं। द यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक दिल्ली हैज़ सिग्निफिकेंटली क्लीन द एयर। इससे पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है सीएनजी से पेट्रोल और डीजल की जगह पे। ठीक है, तो जैसे दिल्ली में जब से यूज किया जाने लगा है तो काफ़ी जो है सिग्निफिकेंटली आपका एयर जो है क्लीन हुआ है। तो हालांकि क्या हुआ है देखो, अगर सोचो पेट्रोल डीजल से चलती रहती दिल्ली में तो क्या होता अभी तो ये हाल है सीएनजी यूज करने के बाद, गैस चेम्बर बन गया है वो। फोर्थ कहा जा रहा है कि सोलार पावर थ्रू फोटोवोल्टिक, ये यूज करो आप फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का मतलब फोटो का मतलब होगा कि आपका लाइट और उसको जो कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे सेल को आपको फोटोवोल्टिक सेल बोले जाते हैं। सोलर पावर आप समझ रहे हो कि सोलर जो एनर्जी होती है वो। सो यूजिंग सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज पॉल्यूशन फ्री एंड आइडियल फॉर रिमोट एरियाज। एक तो ये पॉल्यूशन फ्री है अगर आप सोलर एनर्जी को मतलब कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हो तो, और साथ में जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पहुँचने में इसको दिक्कत नहीं होगा। ऐसा है कि थोड़ी ना कि सन जो है बोलेगा कि नहीं भाई मैं रूरल एरियाज में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि रोड नहीं है, नहीं, सन है वो, सोलर एनर्जी सब जगह पहुंचेगा। तो जो ये एक बैरियर था कि रूरल एरियाज में जो बिजली पहुंच नहीं पाती थी, वहाँ पे तार के कनेक्शन पहुंच नहीं पाते थे, तो वो भी इससे सॉल्व होता है आपका सोलर एनर्जी यूज करने से। सोलर प्लेट लेके जाओ जंगल में लगा दो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। सो इंडिया ने इसके लिए क्या किया है कि एक आपका अलायंस फॉर्म किया जिसको हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो बोलते हैं। ये फ्रांस के साथ मिलकर के इंडिया ने शुरू किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका गुरुग्राम में है, इंडिया में ही है। उसके बाद जो मिनी हाइडल प्लांट है, बड़े हाइडल प्लांट की जगह जो छोटे छोटे हाइडल प्लांट है वो आप यूज करो। जो माउंटेनियस जो एरियाज बेसिकली होते हैं वहाँ पे जो पेरिनियल सोर्स ऑफ स्ट्रीम है, जो जिससे सालों भर पानी आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता रहता है, उस पर क्या करो छोटे छोटे जो है वो उस पानी को इकट्ठा करो, छोटा सा ऐसे डैम बना करके उसे टरबाइन घुमाओ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो लोकल लेवल पे। और जो लार्ज ट्रांसमिशन लॉसेस है, ट्रांसमिशन लॉस का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया कि एक जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, फिर आपने तार के थ्रू आपने उसको 200-300 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये 200-300 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूट करने में जो आपका एनर्जी का लॉस होता है, इसको ट्रांसमिट करने में, उसको ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं। तो जितना लंबा दूरी होगा, जितने लंबे तक एनर्जी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉस होगा। तो इसको दूर करने के लिए आप लोकल लेवल पे क्या करो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो और इसको वहीं पे सप्लाई कर दो ताकि ये जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो पाए। 6 में बोल रहा है कि ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसकी तरफ वापस आओ, जो आपका खास करके जो हेल्थ केयर में जैसे आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी बेसिकली वो सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे। जो दादी नानी के नुस्खे थे, जो पहले एग्रीकल्चर होता था, जो हमारे पुरखे करते थे, वो क्या था आपका केमिकल फ्री था, केमिकल उस पर नहीं होता था, और इससे क्या था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो नहीं होता था। तो इसकी तरफ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है, आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही है, उसकी तरफ जो है ये जाने की सलाह दे रहा है, यानी कि ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ जाने की सलाह दे रहा है। साथ में बोल रहा है कि बायो कंपोस्टिंग यूज करो। जो आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो इसकी जगह पे क्या करो कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करो। जो अर्थवर्म है, ये सारी चीज़ जो है वो आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिर है बोल रहा है कि ये जो बायो पेस्ट है वो यूज करो। बायो पेस्ट का मतलब ये आपका नेचुरल चीज़ों से बनता है, प्लांट से बनता है, जैसे नीम वगैरह हो गया उससे बनता है। ठीक है, इस किसकी जगह पे, जो आप ये पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हो जो केमिकल वाला, उसकी जगह पे। इसके अलावा जो है पेस्ट से बचाने के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या करो, आप इनकरेज करो नेचुरल जो प्रेडेटर्स है जो खा जाते हैं उनको, जैसे आपका स्नेक्स हो गया, आउल्स हो गया, पिकॉक हो गया, ये क्या करेंगे, ये पेस्ट को ही खा जाएंगे।
तो जब इनको ज़्यादा मात्रा में आप इनकरेज करोगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पेस्ट की संख्या ऑब्वियस सी बात है कम होगी, क्योंकि इनको खाते रहेंगे वो, तो कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीज़ों की बात करता है, ये सारी स्ट्रेटजी की बात करता है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये चैप्टर। कंक्लूड करते हैं चैप्टर को। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसने इग्नोर किया है किसको? जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होने के कारण जो रेप्रिकर्सन हो रहे हैं बेसिकली उस चीज़ को, ठीक है। ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है बल्कि सेल्फ डिफीटिंग है। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली ह्यूमन को ही प्रॉब्लम होगी, हमें ही प्रॉब्लम होगी। सो वाइल द डिमांड फॉर रिसोर्सेज वंस लोअर दैन द सप्लाई, द करंट ग्लोबल सिनेरियो इज वन ऑफ ओवर यूज एंड मिस यूज। पहले जो था रिसोर्सेज की जो डिमांड थी, वो जो रिसोर्सेज की सप्लाई कर देता था एनवायरमेंट उससे कम थी। मतलब पहले प्रीवियस जनरेशन की बात कर रहा है, यानी कि पहले उतना प्रॉब्लम नहीं था, बहुत कम लोग यूज करते थे, जबकि इन्वायरमेंट है उसको रीजनरेट करता रहता था तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज के जो ग्लोबल सिनेरियो है, आज जो डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है उसमें इन्वायरमेंट का, रिसोर्सेज का ओवर यूज और मिस यूज जो है वो किया जा रहा है। एक आदमी के पास 4 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में वो ट्रेवल कर सकता था, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो। सो अडॉप्टिंग अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ensure lasting welfare and healthy planet for those who follow us। सो आप क्या करो कि सस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट को अपनाओ ताकि आप इंश्योर कर सको जो वेलफेयर है वो लंबे समय तक चले और प्लेनेट जो हमारा है वो हेल्दी रहे, और जो हमारे बाद आने वाले द जनरेशन हु विल फॉलो अस उसके लिए जो इनफ आप रिसोर्सेज छोड़ कर जाओ। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।